एमएनटी के पूरे दर्शकों को मैं कल जो बुद्ध पूर्णिमा है उसके उपलक्ष्य में मंगल कामना अदा करती हूँ सबसे पहले। और मेरे साथ में इस विषय पर बात रखने के लिए जो वक्ता है भंते मैत्री, विजया मैत्री, उनको मैं सादर पहले वंदन करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनके साथ मैं अभी बात कर रही हूँ। तो नागपुर में हम लोग मतलब डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स का हमारा जो अभ्यासक्रम था तभी हम लोग साथ में थे। तो बहुत सालों के बाद उनसे मतलब ऐसे रूबरू होने की मतलब ये अवसर है, तो मैं बहुत हर्षित हूँ। और एमएनटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा के मतलब पूर्व संध्या पर उन्होंने ये महत्वपूर्ण विषय की चर्चा यहाँ पर रखी है। जो एक विषय मतलब पूरा बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर भी मतलब प्राप्त करवा दिया है कि मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूँ। तो इस विचार मतलब ये जो विषय है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। तो ये पंक्तियां चंद पंक्तियां है, आप देखिए कि एक सवाल है कि स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है। स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है, उसे बुद्ध भी तो होना चाहिए। स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है, उसे बुद्ध भी तो होना चाहिए। इस सवाल के लिए जवाब ऐसा दिया है क्योंकि अगर वो बुद्ध की तरह अपने पति और बच्चे को छोड़कर जाएगी तो ये समाज पहले ही घोषित कर देगा कि वो प्रेमी के साथ भाग गई। तो समाज पहले से ही ये घोषित कर देगा कि वो प्रेमी के साथ भाग गई। कभी समाज ये जानना नहीं चाहेगा कि वो खुद की तलाश में निकली होगी। कभी समाज ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि वो खुद की तलाश में निकली होगी। ये समाज बड़ा भेदभाव भरा है स्त्री के लिए। ये समाज बड़ा भेदभाव भरा है स्त्री के लिए। बुद्ध लौटते हैं तो वो महात्मा कहलाते हैं। वो बुद्ध लौटते हैं तो वो महात्मा की उपाधि से उनको नवाजा जाता है। लेकिन सीता लौटती है तो कलंकित होती है। उसे खुद को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ती है। वो जब लौटती है तो वो कलंकित भी होती है और खुद को साबित करने के लिए उसको अग्नि परीक्षा भी दी जाती है। तो ये इस मतलब पंक्तियों से हमको समाज का नारी के प्रति क्या अवधारणा है, नारी के प्रति समाज की, इसके बारे में ये बहुत मतलब पंक्तियां मुझे बहुत मतलब भाई है, इसके लिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है। तो समाज का ऐसा है मतलब सोच है समाज की कि स्त्री के लिए, नारी के लिए जो भी दायरा उन्होंने तय किया है उस दायरे से बाहर जाने की जब स्त्री कोशिश करती है तो वो मतलब उसको कलंकित किया जाता है और उसको मतलब उसको बदनामी सहन करनी पड़ती है। ये एक मानसिकता सर्वसाधारण मतलब समाज की दिखती है। तो प्रश्न, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके पहले मैं इस विषय के विषय का जो टाइटल है उसमें समता का जो एक शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ कि समता का मतलब क्या है और समानता का मतलब क्या है। तो समता का मतलब है पैरिटी। तो या मतलब हर दशा में या हर स्थिति में एक तरह का होना, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो उसको सही नजरिए से, एक ही नजरिए से देखना, इसको हम लोग समता कहते हैं। और समानता का जो मतलब है वो है इक्वालिटी। तो समाज मतलब ये जिसमें समाज के जो लोग हैं तो उन लोगों के हक अधिकार एक हो, लोगों का दर्जा या प्रतिष्ठा एक हो, और उसके साथ में दायित्व भी अगर रहता है तो दायित्व भी स्त्री और पुरुष का एक हो, इसे हम लोग समानता कहते हैं। तो समता का, बुद्ध का समता का दर्शन हम लोग जब देखते हैं तो बुद्ध ने
ये पहले जाना है, मतलब ये बताया है कि स्त्री और पुरुष इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इनमें हो सकते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। इसका मतलब है कि ये समता का प्रस्थापित करना, मतलब समता की सोच लोगों के सामने रखना और उसी सोच के साथ स्त्री को देखना, ये बुद्ध ने सबसे पहले किया है। तो ये समता क्यों चाहिए, मतलब समानता की तरफ जाने के लिए हमको समता चाहिए। तो ये समता का बुद्ध का जो पर्सपेक्टिव है वो हमको जानने की मतलब जरूरत है। क्यों यह जानने की जरूरत है? क्योंकि समाज की ये अवधारणा है कि स्त्री ये अबला है, स्त्री निसर्गता ही मतलब पुरुष से थोड़ी कम है और उसको मतलब वो कमजोर भी है। कमजोर होने के साथ साथ उसकी प्रज्ञा प्रज्ञा भी उतनी विकसित नहीं है। ऐसी एक समाज की मान्यता तभी थी और आज भी मान्यता वही है। तो इसके ये नजरिया मतलब ये सब पार्श्वभूमि के साथ में मतलब बुद्ध ने स्त्री के साथ क्या व्यवहार किया, ये इस मतलब हमारी चर्चा का विषय है। तो जैसे कि सवाल पूछा गया कि नारी के लिए बुद्ध ने पहले क्या किया, तो हम लोग अभी 21st सेंचुरी में हैं। तो 21st सेंचुरी में भी जैसे कि हमने अगर देख लिया तो स्त्री के प्रति आज भी हमारी भावना क्या है, सही तरीके से मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग स्त्री की तरफ या नारी की तरफ देखा जाता है क्या, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यूएन का भी जो डिक्लेरेशन है, संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है, उसमें भी जेंडर इक्वालिटी की बात की हुई है। और उसी के साथ में उसके जो भी आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल ह्यूमन राइट्स के बारे में कहा गया है। और वैसा ही भाव हमारे भारतीय संविधान में भी हमको दिखाई देता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और सभी भारतीय संविधान का जो एक मतलब प्रिंसिपल है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है। लेकिन ये हमने अभी समानता या इक्वालिटी प्रस्थापित नहीं की है, हम प्रोसेस में है। ये 21st सेंचुरी की बात चल रही है हमारी, तो हमको 2500 साल पूर्व जाना पड़ रहा है। मतलब बुद्ध के कालखंड में जाना मतलब इतने साल पीछे जाकर ये पर्सपेक्टिव से हमको बुद्ध का जो तत्वज्ञान है, नारी के समता के लिए जो उन्होंने तत्वज्ञान रखा, वो उस तत्कालीन परिस्थिति में कैसा रहा और वो कैसा मतलब हम लोग उसको समता, नारी के समता के लिए उनका जो भी दर्शन है वो देख सकते हैं। तो जैसे मतलब राइट टू लाइफ और लिबर्टी की जब बात आती है तो सबसे पहले वैदिक कालखंड जो था, जैसे कि अभी भिकुनी ने भी कहा है कि उस वक्त पश्चात वैदिक कालखंड था और बहुत ही समाज की जो एक मतलब डिग्रेडेड सोशल सिस्टम सोसाइटी उस वक्त थी। रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन में इसके पूरे संदर्भ हमको मिलते हैं। उसी दायरे में जो बुद्ध ने काम किया वो बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले राइट टू लाइफ और लिबर्टी, ये जो भाग है ये सबसे पहले बुद्ध ने दिया है। जैसे कि राजा प्रसन्नजीत के साथ का जो संवाद है, तो उनको बेटी होती है तो बेटी के जन्म पर वो दुखी होता है और समाज की ये मान्यता थी कि बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, बेटा ही चाहिए, क्योंकि बेटा ही कुल दीपक कहलाता है और मतलब वार्धक्य में बेटा ही उसका ये होता है, मतलब उपयोग आता है। और अंतिम जो क्रियाकर्म रहते हैं किसी भी पिता के, तो उसके लिए बेटा ही आवश्यक है, ये धारणा समाज की थी। और स्त्री को एक मतलब शूद्र माना गया था और उसको अपवित्र भी घोषित किया था। तो ये मान्यता समाज की थी और उसमें बुद्ध ने राइट टू लाइफ ये मतलब दिया हुआ है। तो बुद्ध ऐसा कहता है कि जैसा बेटा एक अहम बात है किसी भी मतलब फैमिली के लिए, उसी तरह से बेटी भी कर्तृत्व संपन्न साबित हो सकती है। ये कहकर बेटी का भी जन्म को उन्होंने वेलकम इवेंट कहा है। तो बेटी का जन्म भी आनंददायी होता है, बेटी के जन्म का भी स्वागत हमने करना चाहिए। और इसी तरीके से
जो नकारा था, जन्म जो कन्या का नकारा गया था, वो जन्म देने का अवसर पहले बुद्ध ने दिया है। तो राइट टू लाइफ, ये बहुत अहम बात बुद्ध ने की है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के और भी हम लोग इसके साथ में बात करेंगे। जैसे कि बाबा साहब ने कहा है कि भारत का इतिहास ये ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म, इन दोनों का संघर्ष उन्होंने बताया है। और ये इतिहास मतलब श्रमण और ब्राह्मण परंपरा जो है, उनका जो संघर्ष है वो मतलब हमारा इतिहास है। तो हम लोग ये मतलब जानते हैं कि प्रतिक्रांति में अगर बौद्ध भिक्षु का कई मतलब मतलब अगर हमने दे दिया तो 100 सुवर्ण मुद्राएं उनको मतलब लोगों को दी जाती थी। और प्रतिक्रांति में सब मतलब दर्जा जो था वो मतलब डिग्रेडेड हुआ था। और बौद्ध धर्म का जो भी एक पड़ाव उस वक्त हुआ था। और संघ में भी बहुत सारे अन्य मतलब विचार परंपरा के लोग भी उसमें आए थे। तो बुद्ध का महत्व कम करना और बुद्ध की स्त्री के प्रति जो एक समता का भाव था, वो कम करने के लिए ये सब मतलब बुद्ध के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा गया है। तो ये नजर में इस परिप्रेक्ष्य में इसकी तरफ देखने की जरूरत है। एक मुद्दा ये है। जैसे कि बौद्ध धर्म के जो भी अभ्यासक है, जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स है, C.F. रिस डेविड्स हो या I.B. हॉर्डर हो और भी बहुत सारे हो, उनके साथ में भारत के भी जो भी बौद्ध धर्म के जो अभ्यासक है, जिसमें D.D. कोसम भी है, जिन्होंने बुद्ध जीवन और दर्शन ये किताब लिखी है। तो P.L. नरसू सर है और उसके साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी है, जिन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन ये लिखा है। तो इन सभी मतलब विचारवंतों का जब हम विचार मतलब ध्यान में लेते हैं, तो एक बात उन्होंने ये कही है कि दिस इज अ इंटरपोलेशन। ये बुद्ध के मुख में मतलब बाद में बताई हुई मतलब ये बात है, ये इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेटेड है। ये एक स्पष्ट मत इन विचारवंतों के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो जैसे कि त्रिपिटक का हम अभ्यास करते हैं, तो संयुक्त निकाय हो, अंगुत्तर निकाय हो, चुल्यवग्ग हो, अन्य जगह पर बुद्ध के मुख से अन्य मतलब स्त्री के विरोध में कुछ बातें मतलब हमको नजर में आती है। तो बुद्ध वचन है कि नहीं, ये समझने के लिए कौन सी बातें मतलब बुद्ध ने ही मतलब पहले कह दिया है। कालाम सुक्त जो बुद्ध ने कहा है, उसमें उन्होंने खुद ऐसा कहा है, जो भी एक बात धम्म और विनय के विरोध में जाती है, मतलब पूरा उनका जो डॉक्ट्राइन है, पूरा उनका जो दर्शन है, तत्व ज्ञान है, उसके विरोध में अगर कुछ बात जाती है, तो ये बुद्ध वचन हमने नहीं समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बुद्ध वचन है कि नहीं, इसके लिए और भी एक क्राइटेरिया ये है कि किसी भी सभ्यता या संस्कृति हो, तो उसमें स्त्री का दर्जा किस तरीके से है और पोजीशन और स्टेटस क्या रहा स्त्री का, इसके ऊपर वो संस्कृति मतलब प्रोग्रेसिव है या डिग्रेडिव है, ये हम मतलब समझते हैं। ये पैरामीटर बताया गया है और ये पैरामीटर हमने नहीं बताया है, ये आयतेकर सर ने भी ये पैरामीटर्स को मान्यता दी है। तो इस हिसाब से भी हम लोग अगर बुद्ध की पूरे मतलब कालखंड की तरफ को देखते हैं, तो तेरी गाथा ये जो ग्रंथ है, उसमें सभी भिक्खुनी ने मतलब ये एक दो चंद भिक्खुनी नहीं है, तो 73 भिक्खुनी ने ये बात कही है कि हमको फ्रीडम मिला है और हमको ज्ञान मतलब प्राप्त हो गया है, ये बात उन्होंने कही है। और जो दर्जा मतलब जैसे कि लाइफ जो है मतलब महिलाओं की उस कालखंड में, वो जो लाइफ है, वो पोजीशन जो थी सोसाइटी में, उससे हम लोगों को पता चलता है कि बुद्ध कालखंड में ही स्त्रियों की, महिलाओं की सर्वोत्तम ऐसी प्रगति या अर्हत प्राप्त महिला उस वक्त में थे। तो ये भी अगर क्राइटेरिया बुद्ध के पूरे तत्वज्ञान को हम लोग जब लगाते हैं, तो ये तय ही होता है कि जिस तरीके से मतलब ये क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हो गई थी महिलाओं की और एक मकाम तक महिला मतलब पहुंची थी। जैसे कि धम्म प्रचारक के तौर पर इतनी भिक्खुनी थी, पटाचारा थी, बद्दा कुंडल केशा थी, ये जो धम्म दीना है, धम्म कथिका उनको कहा गया है। तो ऐसी महिला क्यों मतलब अगर वो सोसाइटी अगर
महिलाओं को अगर फेवरेबल कंडीशन पैदा नहीं करती है तो महिला इतना प्रोग्रेस कैसे कर सकती है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके हिसाब से हम लोग ये पाते हैं कि अगर बुद्ध काल में इस तरीके के महिला के जीवन और ये संदर्भ बहुत मतलब हमको मिलते हैं, तो इससे हम पता चलता है कि ये कालखंड महिला के विकास के लिए सर्वोत्तम ऐसा कालखंड था। तो ये बात भी उसमें आती है। और ये षड्यंत्र बुद्ध के साथ है। बुद्ध के बारे में एक ही मतलब उनके चार्जेस नहीं है, जैसे कि अभी आपने पूछा कि भिक्खुनी संघ के लिए उनका विरोध था, और भी बहुत सारे चार्जेस है। और उसमें एक बात ये भी है कि जो इंसान अपने छोटे बच्चे को और पत्नी को छोड़ के जाता है, घर छोड़ के, उसने प्रस्थापित किया हुआ धम्म या धर्म स्त्री के हित के लिए कैसे हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा चार्ज है। दूसरा चार्ज ये भी है कि बुद्ध ने आनंद को कहा है कि महिलाओं के साथ अपने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महिला का गुणधर्म होता है कि पुरुषों को भ्रष्ट करना। और संघ के लिए विरोध है, अट्टगुरु धम्म है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर महिलाओं का प्रवेश संघ में हो गया तो वो जल्दी मतलब संघ मतलब खत्म होगा, मतलब 500 साल ही तक वो जीवित रहेगा, ऐसी भी बात बुद्ध ने की है। तो ये सब चार्जेस जो बुद्धा के ऊपर क्यों लगाए हैं, तो ये तो एक पहले फैब्रिकेटेड है, एक बात ये भी है। और बुद्ध का जो महत्वपन है, मतलब जो उनका एक स्त्री के लिए उन्होंने जो काम किया है उसको कम करने के लिए ये बात मतलब ये की गई है, मतलब पर्पसफुली ये की गई है। जैसे कि पहले संगीति में और आनंद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भिक्खु संघ की निर्मिति के लिए बुद्ध को विनंती किया। उन्होंने ये भी कहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर स्त्रियों को पहले दर्शन करने की मतलब मुभा थी, मतलब माला उस गण की महिला पहले बुद्ध दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए पहले आई थी। तो अगर स्त्री विरोधी अगर बुद्ध की अगर भूमिका रहती तो आनंद परिनिर्वाण के वक्त ही अपने शास्त्रा के खिलाफ क्यों मतलब जाता। तो ये सब मतलब ये एनालिटिकल इसका मतलब हम लोगों को कोरिलेट करके ये एक थ्योरी मतलब आगे लाने की मतलब बहुत जरूरी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब इस तरीके से इस पूरे विषय की तरफ हम लोग को देखना चाहिए। और बहुत साल बाद त्रिपिटक का संगायन किया है, जैसे कि 500 साल बाद, तब तक तो मौखिक प्रतीक मतलब ये थी परंपरा थी, मौखिक परंपरा थी, और बहुत दिन के बाद लिखा गया है। और दूसरी भी बात बाबा साहब ने ये मतलब अंडरलाइन की है कि चाइनीज त्रिपिटक में ये संवाद नहीं है महाप्रजापिता और बुद्ध के जो संवाद है कि मैं नहीं चाहता कि भिक्खुनी संघ बने, तो ये संवाद त्रिपिटक चाइनीज त्रिपिटक में हमको नहीं मिलता है। तो ये सब बातें नजर मतलब मद्देनजर में रखते हुए बुद्ध का जो काम है, तो उनके वचन के साथ वो मतलब प्यूरिटी ऑफ उनके थॉट्स, उनका पूरा स्त्री के प्रति उनका सम्मान का जो दर्शन है, और स्त्रियों ने जो प्रगति की थी उस कालखंड में, इस हिसाब से देखकर इस मतलब पर्सपेक्टिव से ही हमको ये इस बात का पूरी तरह से खंडन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो यहाँ की इंडियन जो भी विचारवंत है, उन्होंने बुद्ध को डिफेम करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि बुद्ध का ग्रेटनेस उनको सहा नहीं गया है, ये बात है। और महिलाओं के प्रति बुद्ध ने जो सम्मान दिया है वो उनके विचारधारा के खिलाफ था, इसके लिए उन्होंने ये सब किया है। तो ये मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो बंते जी ने बहुत अच्छी तरह से ये कह भी दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब उसमें एडिशन करना चाहती हूँ। बुद्ध की जो विचारधारा है उसका केवल स्त्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये बहुत ही रिलेवेंट ऐसा मतलब उनका दर्शन है। तो जैसे कि उनके जो सिद्धांत रहे हैं, चार या आर्य सत्य हो, प्रतीत्य समुत्पाद हो, अनित्यवाद का उनका सिद्धांत हो, या अनात्मवाद हो, और उसके साथ में पंचशील है या आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये सभी जो उनके सिद्धांत है वो सिद्धांत आज के मतलब माहौल में भी, इस पैंडेमिक के मतलब माहौल को भी पूरे मतलब ये सब रिलेवेंट हमको मतलब नजर आते हैं। तो ये बात इसमें है।
और सबसे अहम बात मैं जो हमेशा मैं कहती हूँ, और बहुत सारे मतलब पहले के भी मेरे जो भी मैं बात मतलब करने का मौका मुझे मिला है, तभी मैंने एक बात बहुत अंडरलाइन की हुई है, वो है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड। स्त्री के प्रति जो देखने का नजरिया है, मतलब समाज की जो धारणा है स्त्री के प्रति, वो जब तक नहीं बदलती है तब तक मतलब कितने भी हम लोगों ने कानून किए मतलब है, और बहुत सारा स्त्री के बारे में हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब तक हमारा नजरिया ठीक तरह से नहीं होता है, मतलब एक इंसान के तौर पर स्त्री को जब तक हम लोग देखते नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। तो कल्टीवेशन ऑफ माइंड जो है, मन की मशागत करना, मन की परिशुद्धि करना, मन को और ऊंचाई तक ले जाना, ये जो बात बुद्ध ने की है वो बहुत ही रेलेवेंट बात है। और ये जब तक हम लोग करते नहीं है तब तक ये समानता या समता की जब हम बात करते हैं, वो एक केवल सपना ही रह सकता है। तो इसके लिए पूरे बुद्ध का दर्शन जो है वो हमारे लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और जैसे कि अभी कहा गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट महिलाओं के मन में जो जागा हुआ है, वो बुद्ध के विचार प्रणाली की वजह से ही है। तो ये बात मुझे यहाँ पे कहनी है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो उसकी तरफ हम लोगों ने जाने की बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात यह है कि बुद्ध के कालखंड में जो उन्होंने जो प्रश्न मतलब उनके सामने थे, वही सभी प्रश्न आज भी हमारे 21st सेंचुरी में हमारे सामने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध के विचारों को पढ़ना केवल ये हमारी मतलब इतना ही हमारा ये सीमित नहीं है। तो बुद्ध के विचार पढ़कर बुद्ध के विचारों का अनुसरण करना, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे मुझे लगता है। तो सभी मतलब हमारे जो लोग हैं, समाज है, उन्होंने बुद्ध के विचारों का अनुसरण करना अगर किया ठीक तरह से, तो हमारे जो हम जो एक समता मूलक समाज की एक जो ये है हमारी एक सपना है हमारा, वो हम हासिल कर सकते हैं। ये मैं बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हमारे सभी देश जो बांधव हैं उनको मैं ये देना चाहती हूँ कि विचारों को पढ़कर नहीं, बल्कि उस पर चलकर उसका अनुसरण करके ही हम लोग क्रांति की तरफ बढ़ सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी।